this chapter. This chapter, after learning this chapter, आपको ये पता होना चाहिए कि कोई भी आइटम बैलेंस शीट में या इनकम स्टेटमेंट में लाइन आइटम्स की तरह कहाँ पे लिखी जा सकती है, उसके हेड्स कौन से हैं और उसके सब हेड्स कौन से हैं. ये चैप्टर में से ज़्यादातर अगर आपको ऑब्जेक्टिव पूछा जा सकता है एग्जाम में, प्रैक्टिकल एग्जाम में, तो वो इसी के ऊपर पूछा जा सकता है कि कौन सा हेड और कौन सा सब हेड में कौन सी चीज़ आएगी. राइट. ये 1 और 2 मार्क के लिए ज़्यादातर क्वेश्चन होते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड. बट ये चैप्टर का अंदरूनी इंटरनल इम्पोर्टेंस और भी ज़्यादा है. मार्क्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत कम है, बिकॉज ये चैप्टर आने के बाद ही आपको अगले चैप्टर्स आएंगे. इसीलिए भी ये चैप्टर पढ़ना ज़रूरी है. इट इज़ अ बेस, ऐसा बोल सकते हो. इसके ऊपर हमको इमारत बनानी है. राइट. So that chapter is a base, right? So this chapter is a base similarly. So let's understand that. समझते हैं. Financial statements of a company. Meaning of financial statements. Meaning क्या है, right? और बाद में ये चैप्टर समझने के बाद हम काफी कुछ समझेंगे. कैश फ्लो स्टेटमेंट तक ये चैप्टर आएगा, लास्ट चैप्टर तक ये बुक में. Now financial statements क्या होते हैं? So it is basically the final product of the accounting process. तो हमको पता है लास्ट ईयर भी आप बनाते थे, right? Even after making journal entry, ledger, then all this, what I can say, rectification of errors and trial balance. The last thing what you used to do was the financial statements, final accounts. Section 129 of the Companies Act का प्रावधान 129 का सेक्शन, राइट, बोलता है prescribes that the balance sheet and profit and loss account, that is statement of profit and loss, are prepared in the form of prescribed schedule 3 part 1 and part 2 of the Companies Act 2013. A set of financial statement as per section 2 of 40 of Companies Act, यानी ये सेक्शन के द्वारा सेक्शन 2 of 40 में बताया गया कि क्या क्या चीज इंक्लूड होनी चाहिए. तो सबसे पहली चीज वो लोग बोल रहे हैं, एंड दैट इज द बैलेंस शीट. बैलेंस शीट आपको फाइनेंशियल पोजीशन दिखाती है. सो इट शोज द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस, और इसीलिए इसको पोजीशन स्टेटमेंट भी बोला जाता है. राइट. तो बिजनेस की अभी पोजीशन क्या है, वो कहाँ तक है, कहाँ पे है और कहाँ तक पहुंच सकेगी. राइट. इट इज अ पोजीशन. द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पार्ट 2 शेड्यूल 3 में है. राइट. यानी शेड्यूल 3 का पार्ट 2 में है, जबकि बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में है. राइट. तो उसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर वो बोला गया है कि अगर आपको ये जानना है कि कितना क्या रिजल्ट आया, क्या प्रॉफिट आप कमाए, राइट, फ्रॉम ऑल द बिजनेस ऑपरेशन, तो वो क्लियर कट मेंशन है उसमें. राइट. एंड दैट इज व्हाट वी कॉल्ड एज इनकम स्टेटमेंट. राइट. इनकम स्टेटमेंट में वो लिखा गया है. द नेक्स्ट इज नोट टू अकाउंट्स. नोट टू अकाउंट्स, बैलेंस शीट एंड स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में सपोर्टिव स्टेटमेंट लिखे जाते हैं, जो हम पढ़ चुके हैं लास्ट बुक में भी, फर्स्ट चैप्टर में. आपने देखा है ना, शायद कैपिटल के अंदर भी हम नोट्स टू अकाउंट्स लिखते हैं. तो वैसे ही बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में भी नोट टू अकाउंट ऑलवेज आते हैं. इसमें हम उससे भी ज्यादा थोड़ी लाइन आइटम समझेंगे. एंड लास्ट, कैश फ्लो स्टेटमेंट, जो एक अपने आप में ही एक चैप्टर है, 5th चैप्टर है आपका ये बुक का, जिसके अंदर नॉर्मली ये AS3 को फॉलो करता है, अकाउंट 3 को फॉलो करता है. और इसमें नॉर्मली हम क्या लिखते हैं कि कैश कहाँ से आता है और कैश कहाँ जाता है. What I mean to say is we need to find inflow and outflow of cash and cash equivalents, right? Inflow outflow कहाँ से होता है, समझ में आ रहा है ये? Yes, everyone. Yes, sir. Yes, sir. Let's move towards the financial statements definition, right? Definition क्या बताती है? This financial statements provide a summary of accounts of a business enterprise. वो summary आपको दिखाती है basically. The balance sheet reflecting assets, liabilities and capital as on certain date, right? कुछ डेट पे वो क्या summary कौन सी आती है वो आपको दिखाते हैं, right? As on certain date. Tamanna, why you are being late, Suresh? हाँ बेटा, आजकल लेट क्यों आते हो? काफी टाइम आते नहीं हो, क्या प्रॉब्लम क्या है लाइफ में? सर, से मैं दूसरी आईडी
आईडी में वेट कर रही थी, मुझे पता ही नहीं, मैं सबको मैसेज भी किए सर आए, तो किसी का रिप्लाई नहीं आया, तो सब मैं वेट कर रही थी। ओके, अभी भी बीच में आपके गुल्ली बहुत थी, क्यों ऐसा? और देवांशु मिस सर आउट है आज, नहीं सुनाई दे रहा, वापस बोलोगे? किसी को सुनाई दे रहा है? नो नो सर। सर। तमन्ना को सुनाई नहीं दे रहा है। सर नेटवर्क प्रॉब्लम। मुझे रीजन मैसेज करो बाद में, व्हाट्सएप करो लेक्चर होने के बाद। फाइन, मूव ऑन। Now what we are going to see is the financial statement definition, right? And ये definition आपको क्या समझा रहे हैं कि it shows कि financial statements के बनाने के purpose क्या है और objectives क्या है, definition में ही आ जाता है। तो financial statements provide a summary of accounts. Basically ये क्या है? Summary of accounts of a business. The balance sheet reflecting assets, liabilities and capital on a certain date. An income statement showing the results in operation during a certain period. तो आपको एक तो फाइनेंशियल पोजीशन दिखती है बैलेंस शीट के द्वारा, और दूसरा आपको उसको रिजल्ट दिखता है, राइट? किसके द्वारा? इनकम स्टेटमेंट के द्वारा। सेकंड डेफिनेशन भी सिमिलर तरह की है, तो या तो आप जॉन मायर की डेफिनेशन याद रखो या फिर आप स्मिथ एंड ऑशबॉर्न की डेफिनेशन याद रखो। बोथ डेफिनेशन आर सेम and this both definition reflect the characteristic of financial statements. So let's understand the characteristics. फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, उसके बाद हम देखेंगे बैलेंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, और उसके बाद पीएनएल या फिर इनकम स्टेटमेंट की कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखेंगे। समझते हैं। नंबर 1, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की। ऑल द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर रिलेटेड टू हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट्स। हिस्टोरिकल यानी हम लिखते हैं कब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कोई भी एंट्री कब लिखते हैं? जब होने जाने के बाद, तो वो जो गुजर गया वो हम लिखते हैं, दैट मींस इट्स अ हिस्टोरिकल स्टेटमेंट। पॉइंट नंबर 2, द एक्सप्रेस इन मॉनेटरी टर्म्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हर एक चीज मनी में तोली जाती है, मनी में लिखी जाती है, तो मनी टर्म्स में ही एक्सप्रेस होता है। पॉइंट नंबर 3, दे शो फाइनेंशियल पोजीशन थ्रू बैलेंस शीट एंड फाइनेंशियल परफॉर्मेंस थ्रू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वो पोजीशन दिखाता है बैलेंस शीट के थ्रू और परफॉर्मेंस दिखाता है पीएनएल के द्वारा, राइट? तो ऑलवेज बैलेंस शीट आपको पोजीशन दिखाती है और पीएनएल या फिर इनकम स्टेटमेंट आपको परफॉर्मेंस दिखाती है। तो तीन ही मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है और यही तीन कैरेक्टरिस्टिक्स की डेफिनेशन बनी हुई है। तो अगर आपको डेफिनेशन लिखनी भी हो और ये तीन कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको याद रह जाती है तो आप खुद बना के भी लिख सकते हो उसकी डेफिनेशन। नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट के कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से हैं? तो नंबर 1, ये आप सब पढ़ चुके हो, मैं आपको रिपीट ही कर रहा हूँ, एक्चुअली आप लास्ट से भी पढ़ चुके हो सब कुछ, राइट? But because it can be asked in the viva or it can be asked in the examination, that's why I'm just going through it. Point number 1, it shows the financial position at a specific point of time. आपको पता ही है बैलेंस शीट कुछ कोई एक दिन को या स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम पे ही आपको फाइनेंशियल पोजीशन दिखाता है। पॉइंट नंबर 2, इसमें दो पार्ट होते हैं और आपको पता है कि असेट शुड बी ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इक्विटी, दैट इज ओनर्स इक्विटी और शेयरहोल्डर्स फंड्स आप बोल सकते हो। याद रखिए, इट इज प्रिपेयर्ड बाय टेकिंग बैलेंसेस ऑफ असेट्स, लायबिलिटीज एंड इक्विटी। ये असेट, लायबिलिटी और इक्विटी के बैलेंस लेके ही बनाया जाता है ये, राइट? तो उसके बिना तो ये बनेगा नहीं, तो डेफिनेटली इनके बैलेंसेस चाहिएंगे। एंड पॉइंट नंबर 4, द अकाउंट्स इन द बैलेंस शीट, उसमें ओपनिंग बैलेंस, हर एक का ओपनिंग बैलेंस हो सकता है और क्लोजिंग बैलेंस भी हो सकता है। जैसे हम देखते हैं फर्नीचर का, तो फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस होता है और उसमें से हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो हमको क्लोजिंग मिलता है। वैसे कैपिटल का भी ओपनिंग बैलेंस होता है, उसमें प्रॉफिट ऐड करते हैं या लॉस माइनस करते हैं, या फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐड करो या फिर इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स माइनस करो, तो उसके बाद क्लोजिंग निकलता है। तो हर एक अकाउंट का ओपनिंग और क्लोजिंग हो सकता है, उसमें कोई डरने की बात नहीं। एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट या फिर इनकम स्टेटमेंट आप बोले, राइट? उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? तो इनकम स्टेटमेंट क्या दिखाता है? आपको परफॉर्मेंस दिखाता है कि आपका कितना फाइनेंशियल परफॉर्मेंस हुआ, यानी कितना रेवेन्यू कमाया, कितना खर्चा हुआ, एक्सपेंसेस हुआ, प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। पॉइंट नंबर 2,
नॉर्मली ये भी हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है बिकॉज इट इज ऑल्सो प्रिपेयर फॉर द पास्ट पीरियड, यानी जो पीरियड गुजर चुका उसके बाद हम बनाते हैं ये, राइट। एंड द लास्ट इट इज फॉर स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड। ये पूरा जो होता है वो कुछ अकाउंटिंग पीरियड के लिए ही होता है, राइट। यानी फॉर द ईयर एंडिंग लिखते हैं, पता है, याद होगा तो प्रॉफिट लॉस में ऑलवेज हम लिखते हैं फॉर द ईयर एंडिंग सो एंड सो, जबकि बैलेंस शीट में क्या लिखते हैं, एज ऑन, राइट, उसी दिन होता है वो। समझ में आ रहा है? Yes. Yes. फाइन, लेट्स मूव टू द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसका नेचर क्या है, यानी उसमें कौन सी बातों का रिफ्लेक्शन आ रहा है। फॉलोइंग पॉइंट्स एक्सप्लेन द नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। नंबर 1, पहले तो हमको रिकॉर्डेड फैक्ट्स लिखते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, कहीं पे भी बैलेंस शीट में लिखी जाए या इनकम स्टेटमेंट में या कैश फ्लो स्टेटमेंट में, हर एक चीज रिकॉर्डेड फैक्ट्स है। रिकॉर्डेड फैक्ट्स का मतलब क्या, कि जो है वो दिखा जाएगा, जैसे कि कितना हाथ में कितना कैश है, बैंक में कितना कैश है, डेटर्स कितने हैं, सेल्स कितना हुआ, परचेज कितना हुआ, वगैरह वगैरह, राइट। हर एक चीज रिकॉर्डेड है और वो फैक्ट है। फैक्ट यानी सच्ची बात है, कोई मन धड़क नहीं है, अपने आप से नहीं लिख पाओगे आप। पॉइंट नंबर 2, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। फाइनेंस स्टेटमेंट्स में कोई भी चीज लिखी जाती है तो उसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स, कन्वेंशंस, अज्यूमिंग प्रिंसिपल्स, अजम्पशंस, मॉडिफाइंग प्रिंसिपल्स, जो भी नाम से आप उसको पुकारो, वो हर एक कॉन्सेप्ट लिखने पड़ते हैं। कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन से बनता है, राइट। उसके बिना अकाउंट्स लिखा नहीं जा सकता। तो यहाँ पे लिखा है कन्वेंशन ऑफ प्रूडेंस और कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म, राइट। जैसे कि बोलता है कि भविष्य में आने वाले सब लॉस को पहले कंसीडर किया जाएगा पर भविष्य में आने वाले प्रॉफिट्स को नहीं, तो एक तरह का कन्वेंशन है वो। तो ये दोनों चीज को मिला के या समझ के लिखा जाता है, राइट। यही कंसेप्ट कन्वेंशन से जो लिखा जाए, इसीलिए अकाउंट ज्यादा यूजफुल बनता है, राइट। दिस मेक्स द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल एंड कंपेरेबल। समझ में आ रहा है? यस, Yes, sir. Yes, sir. ओके। नेक्स्ट, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स क्या है? कॉन्सेप्ट्स यानी जिसके बेस पे अकाउंट्स लिखे जाते हैं, जो कि है गोइंग कंसर्न कंसेप्ट है। सी, वो प्रूडेंस का जो कंसेप्ट है वो एक्चुअल कंसेप्ट नहीं है, वो कन्वेंशन है। और यहाँ पे जो बात की है कंसेप्ट की, राइट, नेक्स्ट पेज में, तो डेफिनेटली ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है और वो कंसेप्ट को ध्यान में लेके लिखा जाता है। अगेन, इससे भी रिलायबल, अंडरस्टैंडेबल और कंपेरेबल बनता है, राइट। I'm just underlining for your reference. Next, very important, accounting standards. हमको पता है कि हर एक अकाउंटिंग के पीछे इसका रूल होता है कि कैसे लिखा जाए। जैसे कि डेप्रिसिएशन का भी हमने देखा है, जैसे कि हमने ये भी देखा है अकाउंट स्टैंडर्ड 4 भी कुछ बोलता है, राइट, गुडविल के बारे में। तो हर एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स होते हैं और वो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनल बॉडी के लेवल पे बनाए जाते हैं जो अंतर्राष्ट्रीय ट्रांजेक्शन में काम रखते हैं। और इंडियन लेवल पे आईसीआई ये काम कर रही है, लास्ट ईयर मैंने समझाया था, राइट। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया, आईसीएआई, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं। तो याद रखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनीज एक्ट 2013 में जो इतने भी अकाउंट स्टैंडर्ड्स को प्रावधान दिया गया है उस हिसाब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लिखा जाएगा। इसीलिए आपको जो भी व्यू मिलेगा वो ट्रू एंड फेयर मिलेगा, ट्रू एंड फेयर के अलावा कुछ नहीं। सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। पॉलिसीज अलग बात है, राइट। स्टैंडर्ड एक बात होती है, पॉलिसीज का मतलब आपको कौन सी मेथड को फॉलो करना है। जैसे हमने डेप्रिसिएशन में दिखा था, यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, स्ट्रेट लाइन मेथड फॉलो करना है या डब्ल्यूडीए, राइट, या रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड आपको फॉलो करनी है, वो आपकी चॉइस रहती है, राइट। तो डेफिनेटली सिलेक्शन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज इज अ चॉइस फ्रॉम कंपनी टू कंपनी और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पॉइंट नंबर 6, एस्टिमेट्स। एस्टिमेट्स क्या होते हैं? काफी कुछ चीजें अकाउंट्स में एस्टिमेट के आधार पे लिखी जाती है जो एक्चुअली रियल और एक्चुअली करेक्ट नहीं होती। जैसे कि एग्जांपल यहाँ पे दिया गया है डेप्रिसिएशन, राइट।
हमको पता नहीं होता कि एग्जैक्टली ये मशीन और ये फर्नीचर कितना एग्जैक्टली डेप्रिशिएट हुआ, बस हम एक अंदाजा लगा के उसको डेप्रिशिएट करते रहते हैं हर साल, राइट। जैसे कि डाउटफुल डेट्स या प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स या फिर एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस या ऐसा कुछ भी चीज अगर आप बोलो, तो वो हर एक चीज एस्टिमेशन पे ही डिपेंड करती है, राइट। उसके कोई रियलिटी पे हमको समझ में नहीं भी आ सकता, काफी कुछ चीज ऐसी होती है। एंड पॉइंट नंबर 7, सोर्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का सोर्स ये भी अकाउंट्स में लिखना पड़ता है कि आपको अगर ये डेटा मिला तो कहाँ से मिला, राइट। एट टाइम्स हो सकता है कि आपको डेटा जो मिला वो फर्जी हो, वो फ्रॉड हो, वो सही ना हो, इसे लिखना भी बहुत जरूरी है। क्लियर हो रहा है ये सब पॉइंट्स? देयर आर 7 पॉइंट्स दैट कंसर्न नेचर ऑफ अकाउंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का नेचर क्या है। समझ में आ रहा है? Yes, sir. Okay, let's move ahead. Then come to contents of annual report. एनुअल रिपोर्ट में क्या क्या चीज होती है, कौन से कंटेंट्स होते हैं, राइट। लेट्स मूव अहेड, जस्ट अ मिनट। The annual report of a company, as per law, should disclose the prescribed information to enable the users to make informed judgment and decisions. Annual report जो भी होता है, लॉ ऐसा बोलता है कि आपको उसको जैसे प्रिस्क्राइब किया गया है, जैसे बताया गया है कंपनीज एक्ट में 2013 में, वैसे ही बनाना है, जिससे यूजर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन को जजमेंट लेने के लिए और डिसीजन लेने में आसानी हो, राइट। तो इसमें क्या क्या चीज आती है वो समझना बहुत जरूरी है। जैसे मैंने आपको बहुत टाइम पहले रिलायंस इंडस्ट्रीज का एनुअल रिपोर्ट दिखाया था, याद आए? वैसे ही एनुअल रिपोर्ट के अंदर क्या क्या चीज आती है वो मैं आपको समझाता हूँ। फर्स्ट होता है रिपोर्ट ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, जो मेन कंपनी को चलाते हैं, सीईओ है, सीईओ हो, राइट, वो सबका रिपोर्ट होता है। इसमें डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, रिपोर्ट ऑन कॉर्पोरेट गवर्नेंस, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस को कैसे फैला रहे हैं, राइट, या CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे निभा रहे हैं, वो देखा जाता है। एंड मैनेजमेंट डिस्कशन एनालिसिस, और वो प्रोडक्ट के बारे में मैनेजमेंट कितना सक्रिय है, राइट, उसका डिस्कशन क्या है, उसका एनालिसिस क्या है, वो भी देखा जाएगा। सेकंड होता है एनुअल रिपोर्ट में ऑडिटर्स रिपोर्ट। ऑडिटर्स यानी कौन? जो चेकर्स होते हैं, जो चेक करके आते हैं, राइट, कि उसने ऑडिट बराबर किया कि नहीं, या फिर उसे अकाउंट सब प्रॉपर है कि नहीं, तो उसके लिए ऑडिटर्स रिपोर्ट लिखा जाता है, शेयरहोल्डर्स को दिया जाता है। एंड थर्ड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, उसमें बहुत कुछ है, राइट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मेन तो 4 पार्ट में डिवाइडेड है, आपको मैंने जैसे बता दिया था। बैलेंस शीट है एक, तो दूसरा प्रॉफिट लॉस है, तीसरा नोट्स टू अकाउंट्स, और चौथा है कैश फ्लो, राइट। हमने ऊपर ही देखा कि वो 4 मेन पार्ट में डिवाइडेड है। अंदर अगर हम देखने जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में तो बहुत वास्ट है और बहुत वाइड। नोट्स टू अकाउंट्स के काफी पार्ट है, राइट। तो समझते हो पार्ट कौन से हैं। नोट्स टू अकाउंट सीखने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कंपनी पॉलिसी कौन सी यूज करती है, नंबर 1, राइट। अकाउंटिंग पॉलिसीज, राइट, फॉर बाय द गवर्नमेंट। उसके अलावा आपको हर एक डिटेल सीखनी पड़ेगी बैलेंस शीट स्टेटमेंट में और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में, राइट। डिटेल्स ऑफ लाइन आइटम्स, हर डिटेल्स लिखनी पड़ेगी आइटम्स की, राइट। पॉइंट नंबर 3, एक्सप्लेनेटरी नोट्स एक्सप्लेनिंग सिग्निफिकेंट ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स। अगर कोई आपने बिजनेस के अंदर बहुत बड़ा ट्रांजेक्शन किया है, या आप प्लेन हवाई जहाज से गए हो एक जगह से दूसरी जगह पे, या ऐसा कुछ भी, तो आपको वो जितने भी पैसा आपको हुआ है बिजनेस से, आप उसको खर्चा है, तो उसका हिसाब लगाने के लिए काफी लोग क्या करते हैं, अलग रूम बना देते हैं, राइट। तो डेफिनेटली एक्सपेरिमेंट नोट्स के लिए आपको एक तरह का क्या करना पड़ेगा, एक प्रोविजन रखना पड़ेगा, राइट। प्रोविजंस के ऊपर ही आप उसको डिटेल लाइन आइटम्स लिख सकते हो या उसको एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। उसके बाद ही आती है एक्सप्लेनेटरी नोट्स, जिसके अंदर नॉर्मली आप सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को बयां कर सकते हो एक्सप्लेनेटरी नोट्स के अंदर, राइट। एंड पॉइंट नंबर 4, दैट इज एडिशनल इंफॉर्मेशन।
अगर उसके अलावा भी कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है आपके बिजनेस से रिलेटेड या संबंधित, तो वो भी आपको बताना पड़ेगा, राइट। ये भी पार्ट 3 में ही आता है, और ये पार्ट 3 का शेड्यूल 3 है, यानी शेड्यूल 3 का पार्ट 3 है। शेड्यूल 3 में ही आता है। बैलेंस शीट है शेड्यूल 3 का पार्ट 1, प्रॉफिट एंड लॉस है शेड्यूल 3 का पार्ट 2, और इन नोट्स टू अकाउंट जो आता है वो शेड्यूल 3 का पार्ट 3 है। समझ में आ रहा है? हेलो, यस सर। यस सर। जाग रहे हो या सो गए? यस। थियोरेटिकल एक्सपेक्ट जा रहे हो, यानी जागना जरूरी है आपको, सो मत जाना। जैसे मैं एक एनुअल रिपोर्ट दिखा देता हूँ आपको। राइट, इसके अंदर अगर मैं देखूँ नोट्स टू अकाउंट्स, ये देखो, ये नोट्स टू कंसिडर फाइनेंशियल स्टेटमेंट से दिख रहे हैं आपको? ये शेड्यूल 3 पार्ट 3 के हिसाब से लिखा जाएगा। क्लियर हो रहा है ये? यस यस सर। राइट, ये बहुत बड़ा वास्ट होता है, इसमें तो 350-400 पेज है। पर शेड्यूल 3 पार्ट 1 आता है यहाँ पे, उसके बाद आता है प्रॉफिट लॉस शेड्यूल 3 पार्ट 2, और उसके बाद आता है चेंजेस स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी, यानी ये शेड्यूल 3 पार्ट 3, और उसके बाद उसको डिटेल में समझाया जाता है नोट 2 में, और उसके बाद आता है शेड्यूल 3 पार्ट 4 में, दैट इज कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। कम बैक टू अ पॉइंट। अब यहाँ पे बोला है कि रिपोर्ट बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या होता है, ऑडिटर्स रिपोर्ट क्या होता है, तो उसको थोड़ा डिटेल में समझा गया है। मैं ऊपर ऊपर से समझा लूँगा, राइट। कल से हम बैलेंस शीट पे जाएंगे, पर कल से बैलेंस शीट पे जाने से पहले मेरे आपको रिक्वेस्ट है कि ये लाइन आइटम्स जो हमने पढ़ी थी वो वापस आपको याद रख लेनी है। आप रट्टा मारो रट्टा मारो, समझ के करना समझ के करो, पर आपको ये सब आइटम्स सिक्वेंशियली याद रहनी चाहिए, राइट। कल मैं पूछ सकता हूँ आपको। रिपोर्ट क्या होता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का? द कंपनी एक्ट 2013 रिक्वायर्स कंपनीज टू होल्ड अ मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स। वो प्रिस्क्राइब करती है, कंपल्शन करती है कि कंपनी को मीटिंग रखनी पड़ेगी उसके शेयर होल्डर्स के साथ हर साल, राइट। और वो जो भी हो उसको एजीएम बोला जाएगा, और उसमें रिपोर्ट देना पड़ेगा। किसको देना पड़ेगा? डायरेक्टर्स को, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। क्लियर है? यानी यहाँ पे लिखा भी है कि उसके अंदर सब कुछ आएगा, बैलेंस शीट आएगा, प्रॉफिट लॉस आएगा, कैश फ्लो स्टेटमेंट भी आएगा, सब कुछ आएगा उसमें। और नेक्स्ट एक बहुत अहम रिपोर्ट है दूसरा, जो ऑडिटर्स देता है। अब ऑडिटर कौन होता है? जो चेक करता है कंपनी के अकाउंट्स को। सो ऑडिट ऑफ अ कंपनी ऑन द बेसिस ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स एग्जामिनेशन करने के बाद एंड इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन, जो इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करते हैं उसके बाद फॉर्म्स इज ओपिनियन, वो अपना ओपिनियन फॉर्म करता है whether the company has followed the applicable laws and account standards, क्या कंपनी फॉलो कर रही है कि नहीं, एंड ऑल्सो whether the finance statements, that is बैलेंस शीट जो हम बना रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं, एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट्स आर ट्रू एंड फेयर और नॉट। तो ये सब चेक करने के बाद ऑडिटर भी अपना रिपोर्ट एनुअल रिपोर्ट में पब्लिश करता है, जिससे जो यूजर्स है इंफॉर्मेशन के, उनको डिसीजन लेने में आसानी हो, उनको ये दिक्कत ना आए, और ये तय किया जाए कि हर एक जो चीज लिखी है वो सच्ची और अच्छी है, ट्रू एंड फेयर है। समझ में आ रहा है? यस। Yes, sir. राइट, दैट्स इट। टुमारो वी आर गोइंग टू गो विद द बैलेंस शीट एंड लाइन आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट। कल हम बैलेंस शीट और उनकी लाइन आइटम्स पे ज्यादा फोकस करेंगे, राइट। मैं आज यहाँ पे बुक मार्क कर लेता हूँ उसको। फाइन, बोलिए, कोई डाउट आपको इसके अंदर?
सर हाँ बोलो बेटा। सर वो टेबल पूरा लाइन में याद रखना है। यस, लाइन में सिक्वेंशियली, ओके सर। और एक भी गापची नहीं मारनी है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 4 में से 3 याद रहेगा, एक याद नहीं रहेगा, चलेगा नहीं चलेगा। क्लियर है?